जो छठा सेशन है अपना, इस छठे सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस सेशन में 4 वक्ता है। सबसे पहले मैं और चौथे वक्ता है आज के डॉक्टर अभय वर्मा, जो आदिवासी आर्ट्स कॉलेज संतरामपुर के प्रिंसिपल है। यस, वेलकम। आज की छठे सेशन में सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैं किशोर मारवाड़ी साहब से विनती करूंगा कि वो डॉक्टर धवल मेहता साहब का स्वागत करें। थैंक यू सर। आज के दूसरे वक्ता है डॉक्टर इलियास मंसूरी। इनका स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर श्रीराम सेमानी को गुजारिश करता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू। और चौथे आज के वक्ता है मुरुंकर, डॉक्टर मुरुंकर, जो मुंबई यूनिवर्सिटी से यहाँ आए हैं। उनका स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर मंजुला सागठिया को गुजारिश करता हूँ। थैंक यू। मैं सबसे पहले डॉक्टर मुरुंकर से गुजारिश करता हूँ, पहले मैं उनका परिचय करवा दूं। डॉक्टर मुरुंकर वो मुंबई यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और काफी सालों से वो पढ़ाई करते हैं और उन्होंने 7 उनके जो पब्लिकेशन है उनको प्रकाशित किया है। काफी नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में भी उन्होंने अपने आर्टिकल प्रकाशित किए हैं, प्रेजेंट किए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय मंच और साथी, हिंदी की पढ़ाई भी करता हूँ और हिंदी को पढ़ाता भी हूँ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मुझे यहाँ आना है। यहाँ आने से पहले मैं कर्नाटक में था, तो गुजरात के लिए आना है। तो मैंने कहा कि मैं अगर आपको यहाँ गुलबर्गा में हूँ, कल सुबह 5:30-6 बजे मुंबई पहुँचूँगा, तो मेरा निकलना पॉसिबल नहीं होगा। मेरा कि नहीं, किसी लिहाज में आपको आना है और मंगलम साहब को आपको याद कर रहा है। अभी मेरी कमजोरी हो गई है कि इन लोगों को मैं ना भी नहीं कह सकता। आप लोगों के सामने मैं आज खड़ा हूँ। मुझे बेहद खुशी हो रही है यहाँ का सारा माहौल देख करके। सत्र में जिस प्रकार का घमासान हुआ और एक वैचारिक द्वंद्व हम कह सकते हैं, संघर्ष कह सकते हैं। ये जो दौर है वह विभिन्न प्रकार की अस्मिताओं के विमर्श का दौर है। अब इनमें अनेक प्रकार की चीजें इस जो भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण आई हुई है, इसके भीतर हमें अपने आप को तलाशना भी है और हमें अपने आप को तराशना भी है। ये दोनों चीजें इसके भीतर मुझे दिखाई देती है। इस संबंध नव औपनिवेशिक दुनिया के भीतर कुछ नए विमर्श हमारे सामने आ रहे हैं, जिसको मैं नववाद के रूप में देखता हूँ। नव औपनिवेशिक, नव पूंजीवाद, नव बाजारवाद, नव उदारवाद, इस प्रकार की कुछ सैद्धांतिकी हमारे सामने पेश की जा रही है, की जा रही है।
उसके परिप्रेक्ष्य में सारी चर्चाएं हो रही हैं। इसके साथ साथ एक दूसरा नववाद मैं जोड़ना चाहता हूं, जिसको मैं अपने स्तर पर नव ब्राह्मणवाद कहता हूं। प्रायः इसकी चर्चा होती नहीं है। मेरा मानना है कि नव उदारवाद है, इसका मतलब नव कोई पुराना भी उदारवाद होगा। नव पूंजीवाद है, इसका मतलब कोई पुराना भी पूंजीवाद होगा। लेकिन नव ब्राह्मणवाद इस प्रकार की संज्ञा हमारे यहाँ प्रचलित नहीं है। इसका ठेठ मतलब यह है कि पुराना ब्राह्मणवाद ही हमारे भीतर आज भी काम कर रहा है। मैंने जब इस विषय पर सोचना शुरू कर दिया तो मुझे पता चला कि नव ब्राह्मणवाद का जो माहौल रहा है, इस प्रकार की जो सैद्धांतिकी रही है, वो भले ही एकेडमिक रूप में हमारे सामने आज तक प्रस्तुत नहीं की गई है, और मैं लगातार पिछले कुछ वर्षों से इसी चीज को लोगों के सामने रखता जा रहा हूं। आप सोचेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, क्योंकि ब्राह्मणवाद का परिचय हमारे यहाँ 5,500 वर्षों के इतिहास के रूप में आता है। इसके भीतरी जो औजार रहे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर ने क्रांति और प्रतिक्रांति के रूप में हमारे सामने रखे हुए हैं ऐतिहासिक तौर पर। इसलिए लोकायत दर्शन आया, ब्राह्मणवाद ने उसका विकृतीकरण किया और उसका विरोध किया। बौद्ध दर्शन आया, ब्राह्मणवाद ने उसका विकृतीकरण किया, उसका विरोध किया। परवर्ती काल में शंकराचार्य ने वगैरह वगैरह जो प्रतिक्रांति की वो हमारे सामने है। और फिर एक बार 1990 का वह दशक याद कर लीजिए जिस समय इस नव ब्राह्मणवाद की नई चीजें, नए पहलू हमारे सामने आते हुए दिखाई देते हैं। 1990 का दशक भारत के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ये वही वर्ष रहा है जिस वर्ष से हमारी आर्थिक स्थिति बेहद खस्ता हो चुकी थी। हमारे देश का सारा सोना वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा था, और वर्ल्ड बैंक की नीतियों के तहत इस नव उदारवाद को, नव पूंजीवाद को हमने अपने देश में प्रवेश करवाया। ये बेहद महत्वपूर्ण घटना है। इसी घटना के साथ एक दूसरी घटना भारतीय परिवेश में, भारतीय भूक्षेत्र में घटित होती हुई दिखाई देती है। जिस समय की बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना मंडल विरुद्ध कमंडल की रही है। हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि मंडल आया तो उसके विरोध में कमंडल आया, और यही से नव ब्राह्मणवाद को हम परिभाषित कर सकते हैं। मैं कल रात को मेरे मित्रों के साथ चर्चा कर रहा था। उस समय मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ सुधार के आंदोलन हुए हैं, जिसको हम नव जागरण आंदोलन के रूप में देखते हैं। और इस नव जागरण के भीतर चलने वाला एक दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन रहा था, जो कि उत्तर भारत समेत संबंध भारत को अपने कब्जे में ले चुका था, जिसको हम आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन कहते हैं। क्या किया था आर्य समाज ने? आर्य समाज ने हमें कुछ सहूलियतें दी थी। आदरणीय गांधी जी उसी प्रकार की सहूलियतों के कायल थे, इसलिए उन्होंने भी पुरजोर रूप में कभी भी वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया। उनके हिंद स्वराज्य को थोड़ा सा गौर से पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि इस समय लोग जिस स्वराज्य की मांग कर रहे हैं, उस मांग को मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन मैं जो चाहता हूँ ये वह स्वराज्य नहीं है। स्पष्ट रूप से हिंद स्वराज्य में देख लीजिए, अहमदाबाद उस अकादमी ने उसको छापा हुआ है। इसका मतलब यह है कि उनके जहन में कोई दूसरा स्वराज्य भी था। ये दूसरा स्वराज्य उस नव ब्राह्मणवाद को प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है, उसको सपोर्ट करता हुआ हमें दिखाई देता है। क्योंकि जब जब भी दलितों की वैचारिकी यहाँ स्थापित होती हुई दिखाई देती है, उसका विरोध उसी दौरान होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि महात्मा फुले का प्रचंड और कट्टर विरोध जो रहा है वो आगरकर ने किया, चिपलूणकर ने किया। बाबा साहब के समय भी यही होता हुआ हमें दिखाई देता है। वर्तमान दलित साहित्य के दौर में भी यही होता हुआ हमें दिखाई देता है। मंडल का विरोध भी इसी वैचारिक भूमि से आया हुआ हमें दिखाई देता है। आर्थिक उदारीकरण क्यों आना चाहिए और आर्थिक उदारीकरण के जरिए हम नव ब्राह्मणवाद को कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसका एक खाका मेरे ख्याल से यहाँ के सभी सवर्ण वर्गों के भीतर ब्लूप्रिंट के रूप में तैयार है। क्योंकि आर्थिक उदारीकरण में उन सबको स्पेस दिया हुआ हमें दिखाई देता है। इसलिए हमारे भीतर अस्मिता के दोनों पहलू दिखाई देते हैं। परंपरावादी बनाम आधुनिकतावादी, प्राच्यवादी बनाम पश्चिमवादी, संप्रदायवादी बनाम संस्कृतिवादी।
उच्च तकनीकवादी और पर्यावरणवादी को इसके साथ हम जोड़ सकते हैं। हिंदी के उपन्यासों में, कहानियों में बड़ी मात्रा में फिर एक बार एक नॉस्टैल्जिक भावना निर्माण हो चुकी है। ये कैसे आई है ये मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। नॉस्टैल्जिक हिंदी के बड़े लेखक रहे हैं निर्मल वर्मा, उसके पहले भी एक लेखक हो चुके हैं जिसको हम हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के रूप में जानते हैं, लेकिन अज्ञेय का नॉस्टैल्जिकता वह नहीं है जो कि निर्मल वर्मा का रहा है। अभी हिंदी में क्यों आया? हिंदी में इसलिए आया क्योंकि उस समय सलमान रश्दी लिख रहे थे, अरुंधति राय लिख रही थी, है ना, ये सारे लोग, चेतन भगत लिख रहे थे, है ना, इन सारे लोगों ने भारत के संबंध में जो प्रवासी साहित्य लिखा, उस प्रवासी संपूर्ण साहित्य के भीतर भारत के अतीत को फिर एक बार स्थापित करने की कोशिश की हुई हमें दिखाई देती। इसलिए प्राच्य का गौरव पुनः एक बार होता हुआ हमें दिखाई देता। अब उस स्थिति को याद कर लीजिए जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदम की ओर चलो, और फिर एक बार साहित्य उल्टी दिशा में यात्रा कर रहा है, और ठीक ऐसे समय पर यह संगोष्ठी हो रही है और हमें सोचना है कि हमें आगे का रास्ता कैसे तैयार करना है। इसलिए इस नवपूंजीवाद को या नवब्राह्मणवाद, नवपूंजीवाद के साथ इस नवब्राह्मणवाद को परिभाषित करना और उसके खतरों को जानना, ये हमारी पहली प्राथमिकता बनती है। क्योंकि इस नवब्राह्मणवाद के हाथों में सबसे सशक्त अगर कोई साधन रहा है तो वह रहा है मीडिया, और दूसरा रहा है प्रबंधकीय सामर्थ्य। इस प्रबंधकीय और मीडिया के जरिए आपको किसी भी चीज को एक्सप्लॉइट करना और गलत ढंग से समाज के सामने रखना बेहद आसान होता हुआ दिखाई देता है। जेएनयू का मामला उसी प्रकार का रहा है। कन्हैया ने जिस बात किसी भी प्रकार की भारत विरोधी घोषणा नहीं दी, है ना, लेकिन बावजूद उसको देशद्रोही कैसे ठहराया गया, ये हम सब अभी देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने ये घटनाएं घट रही है। क्या किया गया? कन्हैया जो भाषण दे रहा था, ठीक उसी के परिप्रेक्ष्य में उसके पीछे जो टीवी चैनलों के भीतर चित्र दिखाई दे रहे थे, वह कौन से थे? देश के स्वाभिमान के चित्र रहे थे, लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले चित्र रहे थे। उन चित्रों को हटाया गया, ब्लैक कर्टन डाला गया और पीछे से देशद्रोही की आवाजें मीडिया के सामने आती हुई दिखाई देती है। टीवी का वो जो रिपोर्ट कर रहा है उसे आत्मकथा पर ये बयान हमारे सामने जारी कर दिया। मैं अपने दायित्व को निभा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये कहकर उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि जिस सरकार के तहत ये सारा काम हो रहा है, वह सरकार फिर एक बार प्राच्य व्यवस्था को हमारे सामने लाना चाहती है, उस प्रकार की व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है। ऐसे में दलित साहित्य की भूमिका किस प्रकार की हो सकती है? ऐसे में हिंदी दलित साहित्य की भूमिका किस प्रकार की हो सकती है? ऐसे में इस आने वाले इन सारे खतरों की तरफ साहित्य कैसे देख रहा है, इसका एक उत्तम नमूना मैं हिंदी के ही एक ऐसे लेखक के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि घोषित रूप से दलित नहीं है लेकिन गैर दलित है। उनकी एक बहुत सुंदर कहानी है कंडम। क्या है कंडम? बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय ने मुझे बता दिया है, 15 मिनट से ज्यादा बोलना नहीं है। जिस प्रकार की प्रबंधकीय व्यवस्था हमारे सामने आई है उसमें एक विलक्षण जीव निर्मित हो चुका है जिसको हम बॉस के नाम से जानते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अब बॉस जो कहता है उसका विरोध हम कोई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय आप विरोध करेंगे, सुबह विरोध करेंगे, शाम को आपको रिजाइन देकर के घर जाना पड़ेगा। इस प्रकार का प्रबंधकीय व्यवस्थापन जो रहा है वो हमारे भीतर निर्माण हो चुका है। इसमें बॉस नामक एक अजित नामक पात्र रहा है। ये अजित वही है जो सवर्ण रहा है, और इस कहानी का जो दूसरा नायक रहा है वह भी सवर्ण रहा है। एक मामूली सी मशीन जो कि कंडम हो चुकी है, जिसको बाजार में बेचना है, उसकी देखभाल करते समय इस नायक के द्वारा वह टूट जाती है मशीन, और उसके हर्जाने के रूप में 1 लाख का दंड उसका बॉस उसको लगा देता है। दोनों सवर्ण है, कोई दलित कैरेक्टर इसमें नहीं है। एक दूसरा दलित कैरेक्टर आ रहा है लेकिन उसकी भूमिका कुछ अलग रूप से रही है। ये वही दलित कैरेक्टर रहा है जिसको आजित बार बार डांटता हुआ हमें दिखाई देता है। अब मशीन टूटी हुई है, 1 लाख का हर्जाना देना है,
ये परेशान हो जाता है नायक और परेशान होकर के अपने घर में चला जाता है, पत्नी से कहता है रेणु से, रेणु ऐसा ऐसा हुआ है, अब इससे बचना है। अपने बीवी बच्चों को लेता है, एक मिठाई का बॉक्स लेता है और बॉस के घर चला जाता है। बॉस को कहता है कि बॉस इतना मैं हर्जाना जो रहा है भर नहीं सकता। भरने की स्थिति है, उसके दोस्त भी समझाते हैं कि भाई भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी चाहता है नहीं, जिंदगी भर की कमाई हमने कमाई है, इसको हम यूं ही गवाएंगे नहीं। न गवाने के लिए अपनी पत्नी को वह बॉस के सामने भेजता हुआ दिखाई देता है। वह ध्यान से देख रहा है, पहली बार जब मिलने के लिए बच्चों के साथ मिठाई लेकर के गया है, बॉस का ध्यान बच्चों की तरफ नहीं है बल्कि उसकी पत्नी की तरफ है। फिर ऑफिस आता है दूसरे दिन उसे पता चलता है कि बॉस की नजर मुझ पर नहीं है, मेरी पत्नी कर रही है। चोरी छिपे बाजार से जो कि गवार अपनी पत्नी को, है ना, देखने में बेहद खूबसूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन साधारण सी इस महिला को बाजार से चोरी छुपे एक ब्रा खरीद कर लाता है, उसको पहनाता है, उसको सजाता है, बॉस के सामने भेज देता है। और दूसरे दिन बॉस उस कैरेक्टर को आदेश देता है घर थोड़ा दोपहर को जल्दी चले जाना, मतलब शाम को पत्नी को जल्दी भेज देना। 3 बार अपनी पत्नी को बॉस के सामने भेजता है। इसकी मानसिकता देखिए किस प्रकार की कहानी में वो कह रहा है कि हम आर्थिक रूप से कितने भी पीटे, आर्थिक रूप से हम कितने भी पतित हो जाएं, लेकिन हमारे सामाजिक हैसियत हम खोएंगे नहीं। इन दलितों का उद्धार नहीं होने देंगे, क्योंकि ये वही समय रहा है जिस समय मंडल आयोग के रूप में रिजर्वेशन सारे लोगों को लग चुका था। इसलिए वो कहता है कि हम सब कुछ सहेंगे, लेकिन आरक्षण के द्वारा 10 साल में 2-2 प्रमोशन लेने वालों को हम नहीं सहेंगे। उसका विरोध करना है, अपने ढंग से करना है। और इस लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था पर भाष्य करने वाला एक संग्राम जो नामक जो दूसरा कैरेक्टर रहा है, वो कैरेक्टर कहता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के पीछे ये नव पूंजीवाद रहा है। जब तक हम इसको खत्म नहीं करते तब तक हम अपनी स्थिति को सुधार नहीं कर सकते। तो ये कैरेक्टर कहता है, सवर्णा कैरेक्टर, कि मिस्टर अमर्त्य सेन, अब हम जानते हैं मिस्टर अमर्त्य सेन किस प्रकार के अर्थशास्त्र के कायल रहे हैं। मैं जानता हूँ, मेरा समय अभी 5 मिनट को कम से कम होगा। मिस्टर अमर्त्य सेन हमारी अर्थव्यवस्था यूं नहीं लड़खड़ाई है, आप जैसे लोगों के कारण लड़खड़ाई है, क्योंकि आप रिजर्वेशन के बलबूते पर आते हो और हम चाहते हैं कि इसका विरोध करें। इस प्रकार के मानचित्र जब हमारे सामने आते हैं तो इस नव ब्राह्मणवाद को परिभाषित करना जरूरी हो जाता है। नव ब्राह्मणवाद ने क्या किया, सारी व्यवस्थाओं को बदल दिया। उदाहरण के रूप में हमारे मराठी के जो राइटर है उत्तम कामले साहब, वो कहते हैं कि व्यवस्था कैसे बदली गई है। जब हम टॉक एंड फलक और चौक से लिख रहे थे तब उस समय हमारे सामने कंप्यूटर आ चुका था, वेबसाइट नहीं थी। अब वेबसाइटों पर शिक्षा की पढ़ाई हो रही है। प्रबंधन के ज्ञान हमारे पास नहीं था। जब तक हम एक को कैच कर रहे हैं दूसरा निर्मित हो रहा है, जब तक हम एक को कैच कर रहे हैं दूसरा निर्मित हो रहा है। इस प्रकार सिस्टम बदलती जा रही है और बदलती हुई सिस्टम को फॉलो करना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती जा रही है। इसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम नई दुनिया के साथ हमारा तालमेल नहीं बिठाएंगे। इस प्रकार का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, इस प्रकार के व्यवस्थाओं को विकसित किया जा रहा है। ऐसे में ये सारे जो मामले रहे हैं वो हमारे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साहित्य के भीतर, कविताओं के भीतर ये सारे मामले आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जब आप राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्रद्रोह की बात आती हुई दिखाई देती है। बड़ा नाजुक मामला रहा है, कैसे हो रहा है देख लीजिए। आप देश के हित की बात करेंगे आपको तुरंत राष्ट्रद्रोही करार दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वे चाहते हैं आपकी आवाज दबी रहे, आपको बोलना नहीं है। इसलिए जब हम बोलना चाहते थे तो हमें बोलने नहीं दिया गया, जब हम पढ़ना चाहते थे जब हमें पढ़ना नहीं दिया गया, जब हम लिखना चाहते थे तो हम लिखना नहीं दिया गया। अब हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हमें हाशिए पर रखा जा रहा है, जानबूझ करके रखा जा रहा है, षड्यंत्रों के तहत रखा जा रहा है। सोच लीजिए, हमने साहित्य लिखा इसलिए सारी चर्चाएं हो रही है। पुस्तक लिखना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। इसलिए अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन कर दिया। बोले पहले चला उसको, क्योंकि विषमता को मानने वाली यही व्यवस्था रही है। ये नकार, ये विद्रोह